Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे. सिर्फ वो करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है हम उन सभी को रिवाइज करते हैं. आज की डेट है 19 जून. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला हमारा सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का. तो पहला सवाल है कि किस निकाय ने या फिर किस बॉडी ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है. सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी को जो है फिर से रिकंस्टिट्यूट किया है. तो ये किया गया है बाय आईबीबीआई. आईबीबीआई क्या है हमारी? ये है बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. तो जितना भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी यानी कि जो हमारी कंपनी दिवालिया वगैरह हो जाती है उस चीज़ की जो देखभाल करते हैं वो इस बोर्ड के अंदर की जाती है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वैसे हमारे बैंकिंग अवेयरनेस का. फिलहाल हम जो है उस बारे में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके जो न्यूज़ है उसे कवर करते हैं. तो इसी बोर्ड का जो है इन्होंने नया एक रिकंस्टिट्यूट किया है, एक और एडवाइजरी कमेटी रिकंस्टिट्यूट की है, एडवाइजरी कमेटी, जिसमें ये कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन लिक्विडेशन वगैरह देखेंगे. आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कमेटी को जो है हेड कौन करेगा. तो ये हेड किया जाएगा बाय उदय कोटक. मिस्टर उदय कोटक जो कि है एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक. इसी के साथ उदय कोटक जी जो है ये सीआईआई के भी अब नए एमडी और सीईओ है. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करीब जो है 14 मेंबर्स यहाँ पे होने वाले हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन. तो आपको मेन याद रखना है, इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन इसे हेड करने वाला है. तो ये हमने देखा अबाउट आईबीबीआई. और इसी के साथ हमारा जो है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस खत्म होता है और हम हैं अब अपॉइंटमेंट सेक्शन में. तो यहाँ पूछ रहे हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू बेल्जियम. तो बेल्जियम के नए एम्बेसडर हैं मिस्टर संतोष झा. यहाँ पे आप फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो आपको जो है आंसर मिल जाता है. रिवाइज हम करेंगे फिर से हमारे जितने एम्बेसडर्स हैं. पहले देख लेते हैं संतोष झा जी के बारे में. ये जो है प्रेजेंटली ही इज सर्विंग एज द एम्बेसडर टू उज्बेकिस्तान. तो उज्बेकिस्तान में प्रेजेंटली सर्व कर रहे हैं, पर अब जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू बेल्जियम. ये 1993 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं. हम यहाँ बात कर रहे हैं बेल्जियम की. तो यहाँ हम देख रहे हैं ये एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ की कैपिटल है ब्रुसेल्स. बेल्जियम से आपको जो है तुरंत याद आ जाना चाहिए फीफा रैंकिंग के बारे में. रिसेंटली हमने देखा था कि फीफा रैंकिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म किया था बेल्जियम ने और इंडिया की जो रैंक है वो है 108. अब अगर सारे ब्रांड एम्बेसडर्स को हम एक बार रिवाइज करें तो गायत्री कुमार जी, उन्हें अपॉइंट किया गया था एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर. फिर राहुल श्रीवास्तव रोमेनिया के, राहुल श्रीवास्तव रोमेनिया. मोनिका मोहता इन्हें स्विट्जरलैंड के किया गया था. रवीश कुमार फिनलैंड. और सीबी जॉर्ज, अगर आपको याद हो, सीबी जॉर्ज ये किए गए थे कुवैत के लिए. फिर हमने देखा था पीके नायर जी के बारे में, ये थे नाइजर के एम्बेसडर. फिर है फिलीपींस के अभी रिसेंटली हुए थे शंभू कुमारन. और पपुआ न्यू गिनी इसके किए गए थे सुशील कुमार सिंघल को. ये जो है सारे के सारे अभी बिल्कुल फ्रेश और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स है ऑफ ऑल द इंडियाज एम्बेसडर टू डिफरेंट कंट्रीज. तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना है. ओके, तो ये हमने रिविजन कर लिया. अगला सवाल है कि किसने आगामी 3 वर्षों के लिए यानी करीब 3 सालों के लिए सार्क एंड एसोसिएट्स जो है उनको अपॉइंट किया है एज द ऑडिटर. तो किसने इन्हें जो है अपॉइंट किया है एज ऑडिटर? तो वो है पीएम केयर्स फंड के लिए. किसने या फिर किस चीज के लिए ये भी कह सकते हैं. तो पीएम केयर्स फंड के बारे में हमको पता है, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस. तो ये आपको याद होगा हमने रिसेंटली 28 मार्च को हमारी गवर्नमेंट ने 28 मार्च 2020 को इस फंड को क्रिएट किया था ताकि हम जो एक तरीके का फंड क्रिएट कर सके जिससे हम पैंडेमिक से लड़ सके आसानी से. ठीक है, तो देखिए ऑडिटर की बात कर रहे हैं तो ऐसे जितने भी फंड्स वगैरह होते हैं उनकी ऑडिटिंग की जाती है कि क्या इनकी सही तरीके से अकाउंटिंग की जा रही है या फिर सही तरीके से अलोकेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. तो इसलिए पीएम केयर्स फंड के जो नए ऑडिटर हैं वो है सार्क एंड एसोसिएट. सार्क एंड एसोसिएट क्या है? ये न्यू दिल्ली बेस्ड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है और ये अब अगले 3 सालों के लिए पीएम केयर्स फंड की ऑडिटर बन चुके हैं. अगर आपको बताएं यहाँ पे तो सार्क एंड एसोसिएट्स जो है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड यानी कि पीएमएनआरएफ इसके भी ऑडिटर हैं और इन्हें 2019 में इसके लिए अपॉइंट किया गया था. सार्क और एसोसिएट के बारे में हमने देखा, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है और इसके फाउंडर और चेयरमैन है मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता. तो ये हमने देखा अबाउट पीएम केयर्स फंड. इसी के साथ हमारा जो है अपॉइंटमेंट सेक्शन खत्म हुआ. अब है हम नेशनल सेक्शन में.
तो नेशनल में सवाल पूछ रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, ये लॉन्च करने वाले हैं एक मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम। क्या लॉन्च करने वाले हैं? एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना। तो इसका जो है शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बताना है कि इस स्कीम का नाम क्या है। तो इस स्कीम का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों में यानी कि 20 तारीख को इस स्कीम को जो है लॉन्च कर लिया जाएगा। हम देख रहे हैं रूरल पब्लिक वर्क्स पे स्कीम, जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो फिलहाल के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है 6 स्टेट्स पे। 6 स्टेट्स है हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। तो इन 6 स्टेट्स में इसे जो है लॉन्च किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो स्कीम है ये किस बारे में है, तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है इसका नाम क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो गरीबों के कल्याण के लिए, उन्हें जो है रोजगार प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। रोजगार यानी कि स्पेसिफिकली हमारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो भी हमारे रूरल सिटीजन्स हैं, उन तक ये चीज़ स्कीम पहुंचानी है। तो ये जो हम कैंपेन देख रहे हैं ये करीब 125 दिनों का होने वाला है। कितने दिनों का? 125 दिनों का होने वाला है। और इसमें करीब 25 डिफरेंट टाइप्स के वर्क होने वाले हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर एक और पॉइंट हमारे पास है कि ये जो है ये स्कीम कहाँ से लॉन्च की जाएगी। पहली बात हमें पता है कि ये 28 जून को लॉन्च होने वाली है। क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डेट याद रखनी है। अगली चीज़ की ये कहाँ से होने वाली है, तो ये तेलीहर विलेज इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार से जो है इस स्कीम को लॉन्च करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो इनकी प्रेजेंस में इस चीज़ को लॉन्च किया जाने वाला है। ये जो कैंपेन है ये ऑपरेशनलाइज किया जाएगा जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उन सभी पे जो है उन सभी के थ्रू जो है इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। अगला सवाल है कि द फर्स्ट पेशेंट टू बी सक्सेसफुली क्योर्ड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन थ्रू प्लाज्मा थेरेपी डिस्चार्ज फ्रॉम विच स्टेट्स हॉस्पिटल। तो देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का नाम आपसे सुना होगा। तो इस थेरेपी के थ्रू पहला ऐसा इंसान जो कि पूरी तरीके से जो है ठीक हो चुके हैं, सफलतापूर्वक इनका इलाज हो चुका है, तो इनको जो है किस अस्पताल से या किस राज्य के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो ये है कर्नाटका का हॉस्पिटल। यहाँ पे अगर आपसे स्पेसिफिकली कर्नाटका के इस हॉस्पिटल का नाम पूछे तो यह है किम्स हॉस्पिटल, कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, तो यहाँ से जो है पहले हमारे पेशेंट है जो कि सक्सेसफुली क्योर हो चुके हैं। यहाँ पे हम प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेट जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की थी वो है केरला। तो ये एक और फैक्ट हो गया हमारे लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आ रहा है नाम हुब्बाली। हुब्बाली से आपको क्या याद आ रहा है? कर्नाटका का ये एक सबसे बड़ा यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है पूरी दुनिया का। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है हुब्बाली का, जो कि करीब 1400 मीटर्स का होने वाला है। तो हुब्बाली इस वजह से न्यूज़ में था। तो ये हमने देखा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। अगला सवाल है कि हु हैज़ डिप्लॉयड 960 कोविड केयर कोचेस इन 5 स्टेट्स। तो कोविड केयर कोचेस जो है ये 5 स्टेट्स में किसके द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं? तो ये किए जा रहे हैं बाय द इंडियन रेलवेज। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि कितने कोचेज हैं, तो ये 960 है। यहाँ पे पूछा जाता कितने स्टेट्स में है, तो ये है 5 स्टेट। 5 स्टेट है हमारे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इन सभी स्टेट्स में कोविड केयर कोचेज जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। और सब हम रेलवेज की बात कर रहे हैं तो रिवाइज कर लेते हैं हमारे रेलवे से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं। पहला है फेब्री आई। तो फेब्री आई क्या है? एक तरीके की स्क्रीनिंग डिवाइस है जो कि LTT लोकमान्य तिलक और CST स्टेशन ऑफ मुंबई में इसे जो है डिप्लॉय किया गया है। फिर हमने देखा था कैप्टन अर्जुन के बारे में। कैप्टन अर्जुन भी एक तरीके की स्क्रीनिंग डिवाइस है और सर्वेलेंस वगैरह के लिए, और इसे जो है डिप्लॉय किया गया है इन पुणे स्टेशन, और ये डेवलप किया गया है बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ पुणे। फिर एक आपको याद रखना है रेल बॉट के बारे में। रेल बॉट डेवलप किया गया है बाय द साउथ सेंट्रल रेलवे। इसके अलावा हमारी जो रेलवेज है इन्होंने श्रमिक ट्रेन्स को चलाया था। श्रमिक ट्रेन्स, इसमें जो है जितने भी हमारे माइग्रेंट्स वगैरह हैं उनको ट्रैवल कराने के लिए, उनके घर तक पहुंचाने के लिए इसे किया गया था। फिर हमारे पास है 2 नए रिकॉर्ड्स बनाए गए थे हमारी रेलवेज के द्वारा। पहला था कि 166 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ था कि 2019 से 2020 के अंदर कोई भी कैजुअलिटी या कोई भी डेथ हमें देखने नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक और जो है हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें हम डबल स्ट्रैक जो है ट्रेन चलाया था, मतलब इंडियन रेलवेज ने इसे ऑपरेट किया था, और ये हुआ था इन दी वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, वहाँ पे पालनपुर से लेके बोटाड स्टेशन में चली थी। कहाँ? पालनपुर से लेके बोटाड स्टेशन ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे ये चली थी, और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये वेस्टर्न रेलवे और ये सारे रिकॉर्ड्स जो हम बता रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख ली अराउंड रेलवेज। अगला सवाल है कि किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट AI बेस्ड साइबर फिजिकल सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग सोशल डिस्टेंसेस इन पब्लिक प्लेसेस। तो सोशल डिस्टेंसिंग को हम प्रैक्टिस करें, इस चीज के लिए एक तरीके का डिवाइस बनाया गया है, एक लो कॉस्ट AI डिवाइस। आपको बताना है कि किसके द्वारा किया गया है। तो ये जो है ये प्रणाली डेवलप की गई है बाय IIT खड़गपुर। तो क्या देख रहे हैं हम, IIT खड़गपुर, इन्होंने इस तरीके का एक लो कॉस्ट AI बेस्ड सिस्टम बनाया है जिसमें एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे डिवाइस है जो कि आराम से डिटेक्ट कर सकता है किसी भी दो इंसानों के बीच की जो गैप है। तो अगर ये जो डिवाइस है आपको अलर्ट कर देगा कि आपको जो है प्रॉपर्ली डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए IIT खड़गपुर ने इसे लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे हम जितने भी इंस्टीट्यूट्स देख रहे हैं इनके काफ़ी सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला है अबाउट IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के एक प्रोफेसर थे मिस्टर टी प्रदीप, ठीक है, तो इन्हें जो है नवाजा गया था फॉर दी निके एशिया प्राइज, ये आपको याद रखना है। फिर रिसेंटली इन्होंने क्रिएट किया था एक अलॉय, लाइट वेट अलॉय, जो कि रिप्लेस कर सकता है एल्यूमिनियम को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम IIT गुवाहाटी यहाँ नहीं है, IIT गुवाहाटी ने रिसेंटली फ्लाइजी ऐप बनाया था सेफ ट्रैवलिंग के लिए, सेफ एयर ट्रैवलिंग के लिए। फिर है IIT रुड़की, तो इन्होंने एक बनाया था प्रणवायु करके एक जो है वेंटिलेटर इन्होंने डेवलप किया था, लो कॉस्ट वेंटिलेटर। यहाँ हम देख रहे हैं IIT मंडी के द्वारा IIT मंडी के बारे में। तो इन्होंने मैग्नेटिक रैम डेवलप किया था, मैग्नेटिक रैम। और इसके अलावा सबसे रिसेंट हमने देखा था कि प्लास्टिक बॉटल से जो है, ये प्लास्टिक बॉटल से इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे ये मास्क भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है सारे इंस्टीट्यूट्स का हमने रिविजन कर लिया और यहाँ हमने देखा IIT खड़गपुर के बारे में। अगला हमारा सेक्शन है स्टेट्स का। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन डेजर्ट चेज किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ऑपरेशन रेगिस्तान चेज ये किया गया है बाय द गुजरात गवर्नमेंट। देखिए दो हमने यहाँ पे ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया था अंडर दिस ऑफिशियल चेज। तो इसमें क्या हुआ था कि दो ऐसे ऑफिशियल्स थे जिन्हें माना जा रहा था कि ये पाकिस्तान के हैं और वहाँ के लिए जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को करीब 2019 से इन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और इसी ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा था ऑपरेशन डेजर्ट चेज। और अभी जाके जो है हमने इन दो ऑफिशियल्स को अरेस्ट कर लिया। तो इसलिए जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और हमारे पास ऑपरेशन है, जैसे कि ऑपरेशन वनीला हो गया। ऑपरेशन वनीला हमारा गया था मैडागास्कर की असिस्टेंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। फिर आपको याद रखना है सागर मिशन। फिर आपको याद रखना चाहिए समुद्र सेतु के बारे में, समुद्र सेतु मिशन जो कि हमारी इंडियन नेवी कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी मिशंस होते हैं, ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन कैक्टस, ये सारे ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये जो हम देख रहे हैं, ये अरेस्ट जो हुआ था, इसमें इंपॉर्टेंट एक हमारा एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है 1923 का है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अरेस्ट है ये कौन से एक्ट के अंदर हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है और ये है 1923 का। अब हम बात कर रहे हैं गुजरात की। तो यहाँ के जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कल भी हमने गुजरात के बारे में एक न्यूज़ देखी थी कि ये जो है योगा वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, योगा वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अलावा ये डिजिटल कोर्स जो है लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल कोर्स फॉर ITI ट्रेडीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हमने देखा था एशियाटिक लायंस के बारे में। एशियाटिक लायंस की जो है ग्रोथ हुई थी करीब 29% और एशियाटिक लायंस हमें कहाँ मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में। तो गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास FSSAI के द्वारा जो है रिसेंटली एक फूड सेफ्टी इंडेक्स निकाला गया था, उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया था बाय गुजरात गवर्नमेंट। इसके अलावा सोनी योजना जो है, सोनी योजना इसका सेकेंड फेज इन्होंने चालू किया था। और एक और योजना जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना, तो ये भी इसका भी सेकेंड फेज इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। इसके अलावा और पॉइंट्स देखें तो टेजर गन्स को चालू करने वाला, मतलब अलाउ करने वाला पहला स्टेट है हमारा गुजरात। और फिर आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना जो है, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना, ये भी गुजरात के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन है गुजरात के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो एक तरीके का जो है कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर आप कह लीजिए, ये कहाँ पे इसे इग्नोग्रेट किया गया है, जो कि सारी नीड्स पूरी करेगा सभी हमारे सभी दिव्यांग्स की। तो आपको बताना है कि ये जो है ये कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है रांची में। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये एक तरीके का कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर है,
इसमें जो है स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, इन्हें रिहैबिलिटेट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का एक सेंटर लॉन्च किया गया है रांची में। ये पहला सेंटर नहीं है, इसके पहले भी काफ़ी सारे सेंटर्स किए गए हैं लॉन्च, और मोटिव ये है कि हर स्टेट में जो है आगे चल के हम पूरी तरीके से ऐसे इस तरीके के सेंटर्स लॉन्च कर सकें। ये जो हम देख रहे हैं कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर, इसे लॉन्च किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिस्टर थवार चंद गहलोत एंड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, तो हमको क्या याद रखना है, कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर। अगला हमारा सेक्शन है अपॉइंटमेंट्स का। अपॉइंटमेंट से पहला सवाल पूछ रहे हैं कि जो हमारे जस्टिस डी.के. जैन है, इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, किस पोजीशन के लिए? तो इनका एक्सटेंशन किया गया है फॉर बीसीसीआई ओम्बड्समैन। ये है हमारे जस्टिस बी.के. जैन, जो कि हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इन्हें क्या है, 1 साल का, ये आपको याद रखना है, 1 साल के लिए बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन के रूप में इनका अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, जब इन्हें फरवरी 2019 में अपॉइंट किया गया था तो ये बीसीसीआई के पहले ओम्बड्समैन थे। बीसीसीआई के पहले ओम्बड्समैन थे। ओम्बड्समैन का मतलब हम समझ सकते हैं लोकपाल से, तो लोकपाल यानी कि ओम्बड्समैन। इनका टर्म जो है खत्म होने वाला था फेब 29 में, पर अभी इन्हें एक्सटेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हमें पता होना चाहिए सौरभ गांगुली है, और ये हेडक्वार्टर है मुंबई में। यहाँ पे जजेस की बात हो रही, तो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे जस्टिस इकबाल वानी है, उन्हें अपॉइंट किया गया था एज द जज ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऐसे ही एक और जज को अपॉइंट किया गया था फॉर ओडिशा सावित्री राठौर। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की, तो इनका एक इनिशिएटिव है जो हमको याद रखना है, जिसका नाम है टीम टास्क फोर्स। तो टीम टास्क फोर्स के इनिशिएटिव के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, सभी तक ये प्रमोट करना चाहते हैं कि आपको जो है मास्क पहनना चाहिए। तो इस चीज़ को प्रमोट करते हुए टीम टास्क फोर्स, ये हमने देखा अबाउट बीसीसीआई। अगला हमारा इंटरनेशनल का सेक्शन आ जाता है। तो अगला सवाल है कि इंडिया जो है अपनी तरफ से ट्राई सर्विस कंटिजेंट भेजने वाला है इन द मिलिट्री परेड। आपको बताने की जो मिलिट्री परेड, ये जो कंटिजेंट हम भेज रहे हैं, ये किस कंट्री के लिए भेज रहे हैं? तो ये हम भेज रहे हैं टू द सिटी ऑफ मॉस्को, यानी कि हम भेज रहे हैं रशिया के लिए। तो क्या देख रहे हैं, एक ट्राई सर्विस कंटिजेंट जाएगा, यानी कि हमारा एयरफोर्स भी होगा, नेवी भी होगी, आर्मी भी होगी, ये तीनों यहाँ जाएंगे, और 75 मेंबर्स का होगा, यानी कि तीनों की तरफ से 25-25 मेंबर्स हमारे जाएंगे। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, ये मॉस्को में इस तरीके की परेड होने वाली है। अब ये परेड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है ऑफ द विक्ट्री इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इस साल 2020 में जो है 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, और उसी को सेलिब्रेट करते हुए ये कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारी तरफ से ट्राई सर्विस कंटिजेंट पहुंच रहा है। यहाँ पे रशिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी कैपिटल है, रशिया की बात कर रहे हैं तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसका नाम डूमा रखा गया है, डूमा कहते हैं। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो अर्कटिका एम करके एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, जो कि आर्टिक के एरिया की जितनी भी एनवायरनमेंट है उसको इवैल्यूएट करने के लिए या फिर उसको स्टडी करने के लिए। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है नोरिल्स्क सिटी के बारे में। नोरिल्स्क सिटी ये कहाँ है? रशिया में है। हमने देखा था कि यहाँ पे एक तरीके का ऑयल स्पिल हो गया था, आपको कलर याद होगा, पूरी जो रिवर है वो एक तरीके से रेड कलर की हो गई थी। ठीक है, वो दोनों रिवर्स का भी आपको नाम याद रखना है, अंबरनाया और डाल्डिकिन। तो ये दोनों जो रिवर्स हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया था, और एक तरीके की इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई थी इन रशिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कलर से आपको याद आना चाहिए लोनर लेक के बारे में। लोनर लेक कहाँ है? लोनर लेक महाराष्ट्र में। आपको याद है यहाँ पे सैलिनिटी और कुछ फंगल इन्फेक्शन और कुछ फंगस के ग्रोथ की वजह से ये कलर जो है चेंज हो गया था। चेंज हमेशा होता है, पर इस बार इंटेंसिटी ज़्यादा थी। तो काफ़ी ज़्यादा हमने लिंक कर लिया, काफ़ी ज़्यादा हम जो है रिवाइज कर चुके हैं। यहाँ हमने देखा अबाउट रशिया। अगला सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि अकॉर्डिंग टू सिप्री ईयरबुक 2020 विच कंट्री हैज़ हाइएस्ट वॉर हेड्स। तो सबसे ज़्यादा जो है वॉर हेड्स किस कंट्री के पास है? तो वो है रशिया। रशिया तो देख रहे हैं यहाँ पे आप ये सारी कंट्रीज़ को, ये कंट्रीज जो हम देख रहे हैं ये टोटल 9 कंट्रीज़ हैं। 9 कंट्रीज़ वो हैं जिनके पास पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास वेपन्स हैं न्यूक्लियर के, और वो है रशिया, यूएसए, चाइना, फ्रांस,
यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, इन सभी के पास है। अब जो हम स्टडी देख रहे हैं उसमें बताते हैं कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स किसके पास है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ देख रहे हैं 6375 है रशिया के पास, और इंडिया के पास करीब 150 है। इंडिया का नंबर हमको याद रखना है। और देखिए यहाँ पे पाकिस्तान हमसे ऊपर है और चाइना भी हमसे ऊपर है। तो सिप्री का अगर फुल फॉर्म देखें तो वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सिप्री। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1966 में। और जैसे कि हम देख रहे हैं जितने भी आर्मामेंट्स हैं इन सबको कैलकुलेट करना या उन पर रिसर्च करना, इन सब चीज़ों को ये करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये है स्टॉकहोम में। इंडिया की न्यूक्लियर हेड की बात कर रहे हैं, इंडिया की न्यूक्लियर आर्सनल्स की बात कर रहे हैं, तो पिछले साल तक हम 130-140 तक थे। इस साल हमारे पास 150 है, यानी कि 2020 में 150 है। पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा है 160, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों हमसे जो है आगे हैं। तो ये हमने देखा अबाउट सिप्री। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान टू कॉम्बैट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो ऑनलाइन जो है बाल यौन शोषण का मुकाबला करने के लिए किसके द्वारा एक योजना की घोषणा की गई है। तो ये की गई है बाय फेसबुक। यहाँ पे इस जो प्रोजेक्ट है उसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट पूछा जाए कि ये किस बारे में, तो आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में है। फेसबुक ने इसे लॉन्च किया है और इसमें ये जुड़ने वाले हैं 15 और टेक्निकल कंपनीज के साथ, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। तो ये सभी मिलकर जो है इस तरीके का इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक के हमारे सीईओ है, ये हम सभी को पता है, मार्क ज़करबर्ग। रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि रिलायंस में इन्होंने 9.9% जो है स्टेक्स लिए थे। इसके अलावा इन्होंने एक गोल इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज टीचर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ट्राइबल्स के लिए। तो हमारे इंडिया में ट्राइबल्स के एजुकेशन के लिए या फिर उनको डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। फिर उन्होंने लॉन्च किया था एक तरीके का कॉलिंग ऐप जिसका नाम था कैच अप, और एक वीडियोस वगैरह जैसे टिकटॉक में हम देखते हैं उस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए लॉन्च किया था कोलैब। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सारा हमें फेसबुक के बारे में देखा। अगला सवाल है कि किस कंट्री ने टॉप किया है इन दी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सिंगापुर ने। हम देख रहे हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये ग्लोबल वाला जो है ये किया जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस, ये लॉन्च किया जाता है बाय अ बिजनेस स्कूल ऑफ स्विट्जरलैंड एंड सिंगापुर। तो इनके द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया है सिंगापुर ने, और इंडिया की अगर रैंक देखें तो वो है 43। तो ये हमने देखा अबाउट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसके बाद है हमारा सेक्शन ऑफ अवार्ड्स। तो अवार्ड्स में पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हु वन दी क्वालिटी एनजी कुलिनरी कप। तो क्वालिटी एनजी कुलिनरी, एनजी का मतलब होता है न्यूजीलैंड, इसे जीता गया है बाय अंगद सिंह राणा। अंगद सिंह राणा ये जो है एक शेफ है, क्वालिटी एनजी कुलिनरी कप जीत लिया है 2020 का। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अवार्ड को अनाउंस किया गया था बाय द क्रिकेट लेजेंड एंड चेन्नई सुपर किंग के जो कोच है हमारे स्टीफन फ्लेमिंग। इन्होंने इस अवार्ड को दिया था टू शेफ अंगद राणा। इसमें एक सब हेड है जिसमें मटन लैम्प वगैरह का चैलेंज है। इस चैलेंज को जीता गया था बाय वैभव भार्गवा। ठीक है, तो ये जो हम अवार्ड देख रहे हैं, ये जो हम चैलेंज देख रहे हैं एक्चुअली ये एक वर्चुअल चैलेंज था। हाँ, ये एक तरीके का ऑनलाइन चैलेंज था, ऑनलाइन कुकिंग चैलेंज था, जिसे जो है दिया जाता है बाय न्यूजीलैंड। तो ये हमने देखा अबाउट शेफ अंगद सिंह राणा। अगला आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि द विनर ऑफ वर्ल्ड स्टार्स शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप बिलोंग टू विच कंट्री। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहे कि किसने जीता, आपसे पूछ रहे हैं कि जो विनर है वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो जो विनर है वो हमारे बिलोंग करते हैं अजरबैजान से। अब आपसे जो है विनर का भी नाम पूछ सकते हैं, तो इनका नाम है ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदयारोव ऑफ अजरबैजान। ठीक है, तो इन्होंने जीत लिया है वर्ल्ड स्टार्स शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप। इन्होंने इसे जीता है। और इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं पेंटला हरिकिशन, ये इसमें जो है ये सेकंड आए हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं अजरबैजान की, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो है बाकू, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है अजरबैजानीज मनत। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं किर्गिस्तान के बारे में। तो कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है।
ओके, तो ये हमने देखा अबाउट सेंट्रल एशिया एंड अबाउट अजरबैजान। यहाँ पे जो है ये कैस्पियन सी है। ओके, अगला सवाल है कि हु वन दी प्रिंस एल्बर्टो टू ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। तो मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जो है ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है बाय डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक हैदराबाद बेस्ड एक सोसाइटी है जिसका नाम है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। तो इन्होंने जीता है प्रिंस एल्बर्ट टू मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। आपको 2 फैक्ट यहाँ याद रखने हैं। मोनाको फाउंडेशन अवार्ड ये इनके द्वारा, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है पीवी सतीश और हेडक्वार्टर हमें पता है तेलंगाना में, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है। प्लस अगर हम रिवाइज करें रिसेंट अवार्ड्स की, तो जो है नासा के द्वारा दिया गया था डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल अवार्ड, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल, ठीक है। तो ये दिया गया था रंजीत कुमार को, ये एक इंडियन अमेरिकन है। फिर एक वर्ल्ड फूड प्राइज है जो कि दिया गया था टू एन इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट जिनका नाम था रतन लाल। फिर हमें याद होना चाहिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर जो कि दिया गया था टू किरण मजूमदार शॉ। और फिर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जो कि दिया गया था टू जावेद अख्तर जी। तो ये सारे जो है रीसेंट अवार्ड्स हैं जो कि दिए गए थे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके साथ हमारा जो है नया सेक्शन आता है ऑफ ऑब्ituaries। तो यहाँ पे एक ही सवाल है हमारे पास अबाउट अच्युत उसगांवकर, ही रिसेंटली पास्ड अवे। आपको बताना है कि ये जो है पूर्व मंत्री थे किस स्टेट के। तो ये जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं गोवा के, ठीक है। तो गोवा के ये मिनिस्टर रह चुके हैं अच्युत उसगांवकर, और इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया है पाले कंस्टिट्यूएंसी से, और ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। तो हमने देखा अबाउट गोवाज मिनिस्टर। अगला हमारा सेक्शन है स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एशिया पैरालंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है कि वो 4th एडिशन ऑफ एशिया यूथ पैरा गेम्स जो है अनाउंस कर दिया, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। आपको बताना है कि ये कहाँ होने वाला है। तो ये होने वाले हैं बेल्जियम में, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम? एशियन पैरालंपिक कमेटी ने जो है अनाउंस किया है कि 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स इसे अनाउंस कर दिया गया है। कब होने वाले हैं? 2021 में। कहाँ होने वाले हैं? बहरीन में। तो बहरीन जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट पूरा, ये सऊदी अरेबिया, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है बहरीन। वहाँ के जो किंग है वो है हमद बिन इसा अल खलीफा। यहाँ पे कैपिटल इसकी है मनामा, और बहरीन की जो करेंसी है वो है बहरीनी दिनार। तो ये आपको याद रखना है। प्लस अगर इस गेम की बात करें तो इसकी जो पहली बार, इस गेम को जो है पहली बार खेला गया था 2007 में, और लास्ट इसे खेला गया था 2017 में इन दुबई, ठीक है। दुबई की ही बात करें तो एशिया पैरालंपिक कमेटी जो है इसका भी हेडक्वार्टर हमारा दुबई में ही है। ऑल्सो 2021 पे एक मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसके जो है होस्टिंग राइट्स हमने रिसेंटली खो दिए थे टू सर्बिया, ठीक है। तो ये सर्बिया में होने वाला है और ये भी 2021 में होगा। अगला हमारा सेक्शन है बुक्स का। तो बुक्स में एक ही हमारे पास बुक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक भी है कि जो हमारे हिस्टोरियन है मिस्टर दिनयार पटेल, इन्होंने एक फाइन बायोग्राफी लिखी है ऑन द फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल लीडर ऑफ द मॉडर्न एरा। अब आप बताइए कि जो फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल लीडर है ऑफ द मॉडर्न एरा वो किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, इनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। हमारी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें रोल प्ले किया है। तो जो हमारे हिस्टोरियन हैं दिनयार पटेल, इन्होंने हमारे जो इंडिया के फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर हैं मॉडर्न एरा के, इनके ऊपर एक बुक लिखी है। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन देखें तो ये जो है ये पहले एशियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्हें इलेक्ट किया गया था, और वहाँ पे जो है इन्हें टाइटल दिया गया था ऑफ द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे सवाल पूछा जाता है, अगर आप एसएससी कर रहे हैं, पीएससी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है ये कौन है। तो ये हमें पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं भी आपसे ये जो है सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अबाउट दिनयार पटेल जिन्होंने बुक लिखी है ऑन दादा भाई नौरोजी, और इसका नाम है पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब हम जो है हमारे लास्ट सेक्शन में आ गए इंपॉर्टेंट डेज के। इंपॉर्टेंट डेज में पहला सवाल पूछ रहे हैं कि द सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये मनाया जाता है 18 जून को। तो ये देख रहे हैं हम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। तो ये क्या है? एक तरीके की कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करने के लिए इस दिन को हम मनाते हैं ऑन जून 18। तो इस दिन को मनाया जाता है बाय UNGA, और ये जो है 2016 से इसे मना रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में।
तो इसी के साथ जो है हमारी आज की न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है। तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इंडिया में ऐसा कौन सा बैंक है जिन्होंने पहली बार वीडियो केवाईसी को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने वीडियो केवाईसी पहली बार जो है लॉन्च किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको जो है याद रखना है। तो अब आज का आपका सवाल है कि पहले ऐसे कौन से ह्यूमन है, पहले ऐसे ह्यूमन जिन्होंने स्पेस वॉक भी की है एंड ऑल्सो वेंट टू द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। डीपेस्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं चैलेंजर डीप। तो आपको बताना है कि ये दोनों करने वाले इकलौते ऐसे कौन से इंसान हैं जिसका नाम आपको बताना है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So that is a wrap for this session. I really hope you enjoyed today's session, and if you did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I shall see you in the next one.